बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को गौतम आदित्य का प्रणाम। और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और इसकी परिभाषा देखेंगे, इसका विकास देखेंगे और संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं, उनके क्या नाम है, उन सभी का परिभाषा देखेंगे और समझ लेंगे। आज संख्या पद्धति में कोई भी संख्या का परिभाषा या उसकी समझ हमसे छूटेगी नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं संख्या पद्धति। क्या है संख्या पद्धति? तो संख्याओं को लिखने और व्यक्त करने के लिए जिस निश्चित नियम और अंकों की प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो निश्चित अंकों नियम उपयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये सब लिखने के नियम है। 5 से पहले कभी 6 नहीं आएगा, 5 के बाद ही 6 आता है। तो यही नियम हुआ बच्चों। चलो आगे देखते हैं कि संख्या पद्धति का विकास कैसे हुआ था। तो सबसे प्राचीन संख्या पद्धति जब शुरू हुआ था तो लोग चित्रों और प्रतीकों के द्वारा संख्या को दर्शाते थे। और जब ये भी नहीं करते थे तब वो कैसे गिनते थे? चीजों को उंगलियों पे गिनते थे, लेकिन उनके पास संख्याओं का कोई नाम नहीं होता था। वो पत्थरों के सहायता से गिनते थे या लकीर खींच के गिनते थे, जैसे छोटे बच्चे गिनना शुरू करते हैं। चलिए, उसके बाद प्राचीन संख्या जब चित्रों और प्रतीकों से के द्वारा संख्या को दर्शाया जाता था, उसके बाद जब जो संख्या पद्धति विकसित हुई वो थी रोमन पद्धति, जिसमें इंग्लिश का अल्फाबेट I, V, X, L, C, D और M से संख्याओं को दर्शाया जाता है। आपको पता है कैसे लिखा जाता है? 1 के लिए I लिखते हैं और 2 के लिए 2 I लिख देते हैं। 4 के लिए 1 I इससे पहले लगा देते हैं V से, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्रतीकों को आप पहचानते हैं रोमन पद्धति में। I = 1 और V 5 होता है, X 10 होता है, L 50 होता है, C 100 होता है, D 500 होता है और M 1000 होता है रोमन पद्धति में, ठीक है। इन अक्षरों द्वारा संख्याओं को दर्शाया जाने लगा। फिर हमारे यहाँ उसी समय में भारतीय परंपरा में भी संख्याओं का विकास हो रहा था। तो भारत में एक लिपि जो विकसित हुई, देवनागरी, जिस लिपि में संस्कृत लिखी जाती है बच्चों। तो देवनागरी लिपि में कैसे लिखा गया? 0 1 सॉरी यहाँ 1 के बाद जो 2 छूट गया है तो 2 होगा। 2 यहाँ पे इस प्रकार से ये 2 हुआ, ठीक है। फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और इस प्रकार से 9 को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, ठीक है। अब हमारा जो है देवनागरी या भारतीय, जब देवनागरी लिपि विकसित हो रहा था उसी समय हिंदू लिपि में भी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 9 तक की संख्याएं विकसित हुई थी। 0 का विकास आर्यभट्ट ने किया था, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। कुल 10 अंक थे और इन्हीं 10 अंकों से पूरी की पूरी संख्याओं का निर्माण किया जाता था। यहां समझने वाली बात यह है बच्चों कि ये भारतीय और हिंदू ये दोनों भारत की उपज है। बाद में ये हिंदू लिपि जो है ये अरब गया और अरब से पूरे दुनिया में फैल गया। आज विश्व भर के सभी देशों में हिंदू अरबी जो संख्या पद्धति है ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति बन गया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। उसी प्रकार से पूर्णांक देखेंगे, संपूर्ण संख्या देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को देख करके देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। चलो बच्चों, ठीक है, आगे का देखते हैं। सबसे पहले जो प्राकृत संख्या हमारा है, इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल, क्योंकि ये पहले से ही दुनिया में जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन्हें अगर गिनोगे तो वो प्राकृत कहलाएगा। अगर कुछ भी है उसे आप गिनो तो उसे कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 करके ही तो गिन सकते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को, जिन्हें आजकल हम गिनती की संख्याएं कहते हैं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे गिनती कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस प्रकार से ये 10 11 12 13 गिनते चले जाते हैं, है ना। अब अगला जो हमारा संख्या है
उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तब जाकर के हमारा जो प्रकृत संख्या है वो पूर्ण बन गया। जीरो का आविष्कार करने के बाद हम जीरो भी लिख सके, 10 भी लिख पाने में सक्षम हो सके और 1000 भी लिखने लगे शून्य की सहायता से। बस एक बात ध्यान देना बच्चों कि जीरो उन वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है जो दुनिया में है ही नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या कहोगे आप, मेरे पास शून्य है। क्या है? शून्य है। तो शून्य का जो खोज है वो आर्यभट्ट ने किया था। चलिए, भारतीय खगोलविद थे। तो जैसे ही जीरो का खोज हुआ हमारा संख्या पूर्ण संख्या हो गया। और पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्ण संख्या इसे होल कहते हैं। होल मतलब ही पूरा होता है, होल नंबर। अब यहां देखना बच्चों कि गिनती की सभी संख्याएं जिनमें जीरो भी शामिल हो, जीरो से शुरू होने वाली, लिख देते हैं इसे, शून्य से शुरू होने वाली, जीरो नहीं, हिंदी में शून्य से शुरू होने वाली, शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं बच्चों क्या कहलाती है? सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे जैसे में हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 और ये इस तरह से अनंत तक चलता चला जाएगा। अनंत क्या है? ये अनंत का सिंबल है। देखने में लगता है लेटा हुआ 8 है, इसका मतलब होता है कि संख्या, ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी। आप जब तक गिनते जाओगे, गिनते रहो, बस यही अनंत है। ठीक है, चलो अब हमारे पास आता है पूर्ण संख्या के बाद। अब देखो बच्चों, इसके अंदर कौन कौन सी संख्या बनेगी? तो इसके अंदर भी संख्याओं को विभाजित किया गया है, एक को सम और दूसरे को विषम कहा गया है। चलिए देखते हैं। अब ये बात भी बाद में थोड़ी चीजें और भी क्लियर होंगी आपकी। तो जो सम संख्या है, सम संख्या है, इसे अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इवन नंबर। ठीक है, वैसी संख्याएं जो दो से पूरा भाज्य हो, पूरा या पूर्णतः पूरा भाज्य हो मतलब कट जाए, भाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे चाहे उन्हें कहो, कोई भी, कितनी भी सारे, उसे भी लिख देते हैं। उन्हें प्लूरल के लिए था तो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सम संख्या कहते हैं। अब समझना, इसमें जैसे में तो आप खुद से भी बना लोगे कि 2 से कौन कौन कटता है। तो आपको सबसे पहला जो नंबर मिलेगा वो 2 मिलेगा। कौन मिलेगा बच्चों? 2, 4, 6, 8। लेकिन जो आपको जानकारी नहीं है कि जीरो जो है वो 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 3 से, 4 से, 5 से, सभी संख्याओं से जीरो कटता है। तो यहाँ पे ये 2 से भी जीरो कट रहा है, इसलिए जीरो सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? जीरो। ठीक है, तो ये 8, 10 मतलब ये 2 के पहाड़ा, जब तक हम 2 का पहाड़ा गिनते चले जाएंगे ये सारी की सारी सम संख्या होंगी। एक बात ध्यान देना है बच्चों कि सम संख्याएं जो सम संख्याएं होंगी, कोई भी संख्या कितने भी अंकों का हो, उसके सबसे अंतिम वाला जो अंक है ना, या तो वो 0 होगा या 2 से कटने वाला, 2, 4, 6, 8, यही संख्या अगर अंत में है तो समझ जाओ कि वो सम संख्या है। जैसे बच्चों देखो, एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर हमसे कहेगा, धनात्मक संख्या अगर कहेगा, हम शून्य भी ले सकते हैं ना। लेकिन एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य, सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक अंक का 1 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी, है ना? और हो जाएगी कि नहीं? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या जो है 2 अंक का 98, 99, सीधा 99 पे चले जाएंगे। 99 के बाद 100 आएगा, है ना? तो 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि जहां भी 10 है ना, इसको अगर आप 2 से भाग दोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 100 को भाग दोगे 50 बार में कट जाएगा। शून्य वाला तो कटता है 2 से। ठीक है, और 2, 4, 6, 8 भी यदि किसी अंक के अंत में रहे, संख्या के अंत में रहे,
तो वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। इसी का एक विपरीत है, उस संख्या को कहते हैं, इसी के विपरीत वाले संख्या को कहते हैं विषम संख्या। सम का उल्टा जो है वो विषम संख्या है। मतलब जो भी संख्याएं नहीं है सम संख्या के सीरीज में उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वैसी संख्याएं जो 2 से, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य या पूरा भाज्य न हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जैसे में हमारे बच्चों, जैसे में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी विषम, तो वो 1 हो जाएगा। 0 नहीं ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि 0 2 से भी कटता है, 2 से कटना नहीं चाहिए, 1 नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, इसी प्रकार 7, 9, 11। मतलब अंतर यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। 0 से 2 तक पहुंचने में 2 और 1 से 3 तक पहुंचने में 2। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये भी इस तरीके का सीरीज अगर अनंत तक चलता रहे तो इसे हम कहेंगे कि ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, चलो इतनी आपको समझ में आई होंगी। अब आगे की संख्याएं भी हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास संख्याएं हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो 5वें नंबर का संख्या मान लो हमारा जो भाज्य संख्या है, इसे अंग्रेजी में इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं बच्चों। और कंपोजिट का मतलब ही होता है कि ये किसी अन्य संख्याओं के साथ मिलके बना होगा। इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड कहने का मतलब बच्चों कि प्रत्येक संख्या स्वयं से और 1 से कटता है। मतलब स्वयं और 1 के अलावे यदि किसी अन्य संख्या से भी कोई संख्या कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कह देंगे। अब समझ में आ जाएगा। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम। 2 परिभाषाएं बनती है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका ना एक अलग परिभाषा हो सकता है कि वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 परिभाषा इसके बन जाएंगे। आसान वाला वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, समझ में आ जाएगा अभी। जैसे में लिख देते हैं बच्चों, जैसे में कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी। तो जैसे में देखो बच्चों, सबसे छोटी संख्या जो कटता है किसी संख्या से वो 4 है। 1 से कटता है, किसी अन्य से कटेगा ही नहीं। 2 1 और 2 दोनों से कटेगा, मतलब 2 गुणनखंड हो गए। 3 1 और 3 दोनों से कटेगा, मतलब 2 गुणनखंड हो गए। लेकिन 4 एक ऐसा संख्या है जो 4 जो है ना बच्चों, 1 गुने 4 हो सकता है, 2 गुने 4 और 4 हो सकता है 4 गुने 1। अब यहां बात समझना, 4 के ना 3 गुणनखंड हुए। एक तो 1 हुआ, दूसरा कौन हुआ 2 हुआ, और तीसरा कौन हुआ, सॉरी यहां गलती लिखा गया, 2 दूनी का 4 और तीसरा 4 स्वयं हो गया। ठीक है, तो 1 और स्वयं के अलावे भी 2 से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 हो जाएंगी। इसी प्रकार की संख्याएं कौन है, 6 भी कटता है 3 से, और 8 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। अब इसी प्रकार से जो भी संख्याएं किसी अन्य संख्या से कट जाए, 9 कटता है तो 10 भी कटता है, लेकिन 11 किसी संख्या से नहीं कटता है बच्चों। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो भी संख्या किसी अन्य संख्या से गुणनखंडित होता होगा स्वयं और 1 के अलावे, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कह देंगे। अब हमारे पास जो दूसरी संख्या है बच्चों, वो है अभाज्य संख्या। बिल्कुल इसके विपरीत है अभाज्य संख्या। तो 6ठे नंबर पर हम रखते हैं अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम का मतलब होता है, हिंदी जो होता है
वो होता है सर्वोच्च। मतलब ये ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं कटता है, उत्तम है ये संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन होंगे बच्चों, कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। मतलब इसी का उल्टा लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य, सिर्फ यहां पे न लगा देंगे तो हमारा ये परिभाषा बन जाएगा बच्चों, बना लेना इसी से, ठीक है। विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अब उदाहरण इसके जैसे देख लेते हैं बच्चों, आप परिभाषा बना सकते हो, सिर्फ विभाज्य के जगह पे यहाँ पे न लगाना पड़ेगा, किसके लिए, तो अभाज्य संख्या के लिए, बाकी आप कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ जैसे में अगर लिखा जाए कि कौन सी संख्याएं होंगी, तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक को नहीं लेना है। एक को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि एक जो है वो सार्वत्रिक गुणनखंड है, प्रत्येक संख्या के गुणज में एक होता ही है। 5 गुने 1 5, 1 गुने 5 5, 9 गुने 1 9, मतलब प्रत्येक संख्या में एक तो है ही गुने में, ठीक है। इसलिए एक को नहीं लेना है। एक से बड़ा संख्या लेना है, तो एक से बड़ा संख्या 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये संख्याएं किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है, ठीक है। आदि अभाज्य संख्या है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। 13 भी नहीं कटता है, 19 भी नहीं कटता है, 17 भी नहीं कटता है। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे कि 0 से लेकर के 10 तक अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 अभाज्य संख्याएं होंगी, और उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 हो जाएगा, और 0 से 10 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी। तो अब समझना बच्चों कि अभाज्य संख्याएं 0 से 50 तक में, 0 से 50 तक में कितने हैं, 15। कितने हैं, 15। और 0 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 0 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब हुआ कि 51 से 100 तक में 10, 15 और 10 25, ठीक है। 10 संख्याएं हैं 51 से 100 तक में। अगर 0 से 200 तक हम जाएं तो हमारे पास कितनी संख्याएं हो जाएंगी 0 से 200 तक में, सॉरी ये तीर नहीं लगाना, तो 0 से 200 तक में हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी 46, ठीक है। और 0 से 500 तक में जो हमारी संख्याएं हैं वो होगा 95, और 0 से 1000 तक में 168 संख्याएं होती है जो अभाज्य होती है, किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है, स्वयं और एक के अलावे, ठीक है बच्चों। इसको याद किया जा सकता है परीक्षा के लिए, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। अगर बोलेगा कि 100 से 200 तक के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो 101 से 200 तक में लेगा, तो आप देख लोगे बच्चों कि यहाँ पे 46 है। कितना है, 46, और ये 25 है, तो 46 में से 25 घटा देंगे तो हमारा संख्या ज्ञात हो जाएगा कि 100 से 200 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। चलो ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडन भी हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर 16 दे दिया और बोला अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लेंगे, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, और फिर 2 से 2 बार में काट देते हैं। यही 16 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 34 ले लेते हैं, ठीक है। अब 34 तो बाबू 2 से ही काटना पड़ेगा, ठीक है। 2 एकम का 2, 34 तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ बाद में 4 है, देख रहे हम कि अंतिम अंक 4 है, तो 17 दूना का 34 भी हम लोग जानते हैं, सीधा 17। ये 17 अभाज्य संख्याएं हैं, अब इसको काटा नहीं जा सकता है, तो 34 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने का 17, ठीक है बच्चों। तो यही अभाज्य गुणनखंडन है कि वैसी संख्या है, जब भी हम एलसीएम भी लेते हैं, आप गौर कीजिएगा आराम से कि अभाज्य संख्याओं से ही एलसीएम भी निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंडन भी इसी प्रकार से होता है। कोई भी संख्या देगा, बड़ा से बड़ा संख्या कर दे देगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा फिर 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे। इसी प्रकार से उसको तोड़ तोड़ करके एकदम अंत तक चले जाएंगे, जहां तक हमें पुनः एक अंतिम अभाज्य संख्या प्राप्त न हो जाए, ठीक है। चलो बच्चों, या पूर्णतः न कट जाए। अब हमारे पास अभाज्य संख्या के अलावे एक तो बच्चों सह अभाज्य संख्या होता है, हमने मिटा लिया है नीचे, आप उस पर का परिभाषा बना सकते हो। एक हमारे पास 7वें नंबर का, ऊपर का 6 हमने मिटा दिया है, तो एक होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ये जो सह अभाज्य संख्या है,
इसे कहते हैं को प्राइम। को का मतलब होता है साथ में, ठीक है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर किसे कहेंगे, तो वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ या मौसा एक हो, वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा या एचसीएफ एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। ये हो गया बच्चों इसका परिभाषा। जैसे में कौन सी संख्या होगी, तो आप सोचो बच्चों कि जब भी आप कभी दो अभाज्य संख्याओं को लोगे ना, दो अभाज्य संख्याओं के, लगातार दो संख्याओं को लो, लगातार दो संख्या को ले लो, समझना बात। जैसे 13 14 को ले लो, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, इसका एक ही आना है एचसीएफ। यदि आप दो एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या ले लो तो भी आपका क्या होगा, एचसीएफ एक ही आ जाएगा। देखना आप, मान लो कि हम एक 3 ले लेते हैं और एक 8 ले लेते हैं। अब बताओ बच्चों कि ये दोनों में से 3 से तो 8 कटेगा नहीं, 2 से भी दोनों नहीं कटता है, तो एक में भी हमारा एचसीएफ एक होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है सोच सकते हैं, लेकिन यदि दो भाज्य संख्याएं ले लोगे ना, तो मान लो कि एक हमने 9 ले लिया, एक 9 ले लिया और एक 8 ले लिया, तो ऐसी स्थिति में भी ये लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी हमारा जो है एचसीएफ एक हो जाएगा। तो लगातार संख्याएं भी लेंगे तो एचसीएफ एक ही होता है, ठीक है। तो देख लेंगे हम लोग कि जब भी दो संख्याएं होंगी और उसका एचसीएफ एक आ जाएगा तो उसे सह अभाज्य संख्या हम लोग कह देंगे, ठीक है। चल, अब हमारे पास जो संख्या आता है बच्चों, एक तो संपूर्ण संख्या है, मैं पूरा ही मिटा लेता हूं। संपूर्ण संख्या है बच्चों, वो संपूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत कम उसका उपयोग होता है। लेकिन बच्चों ये जो संपूर्ण संख्या है, 8वें नंबर का हमारा संख्या संपूर्ण संख्या, इसे संपूर्ण क्यों कहते हैं, अंग्रेजी में इसे परफेक्ट कहते हैं कि ये तो बड़ा परफेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों इसको परफेक्ट कहते हैं, तो ये वैसी संख्या है ना जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है। बस एक शर्त है कि उस संख्या को उसमें नहीं जोड़ना है। वैसी संख्या, चाहे हम लिख सकते हैं संपूर्ण संख्या, वैसा पूर्णांक जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसके सभी गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर लिख देते हैं, स्वयं को छोड़कर, ठीक है, ये अंदर में हमने लिख दिया। योग उस संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, जैसे एक तो 6 है, अब 6 के बारे में क्या जानते हैं कि 6 1 से भी कटता है। 6 को देखोगे ना, 6 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा और 6 6 से भी कटेगा। यहाँ पे शर्त क्या है कि 6 को, शर्त ये है कि 6 को निकाल लेना है, स्वयं को निकाल लेना है। तो आप यदि जोड़ोगे ना तो 1 + 2 + 3 तो बराबर आ जाएगा 6। अब एक और संपूर्ण संख्या है 28, तो 28 का अगर आप देखोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और फिर 4 से कटेगा, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। 4 से कटेगा, फिर 7 से भी कटेगा, 7 चौके 28 और फिर ये 14 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा, लेकिन 28 को इसमें शामिल नहीं करना है। अब जोड़ोगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 तो ये आ जाएगा आपका 28, तो ये भी एक संपूर्ण संख्या है। अगला जो संपूर्ण संख्या है वो 496 है 1000 के भीतर, और उसके बाद सीधा 8128। तो ये 4 संख्याएं, देखो 10,000 के भीतर सिर्फ 4 संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्या है, ठीक है। इसीलिए इस लिहाज से ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो 6 और 28 को टिक कर दीजिएगा, 496 शायद ही आएगा, ठीक है। चलो, अब हमारे पास बच्चों इसके बाद संपूर्ण संख्या हम लोग समझ गए।
अब जो है हम लोग चलते हैं पूर्णांक की तरफ। तो ऊपर जितनी भी संख्याएं हम लोगों ने देखी ना, वो सभी पूर्णांक के भीतर आता है, पूर्णांक के अंदर आता है। अब पूर्णांक, पूर्ण संख्या हम लोग जाने थे कि आर्यभट्ट ने जब 0 का खोज किया तो पूर्ण हो गया। अब पूर्णांक कैसे होगा? पूर्णांक को संख्या इसमें नहीं लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स। अब ये पूर्णांक कैसे आया कि जब कुछ नहीं था उसके लिए 0 की खोज करना पड़ा, और जब हम घाटे की बात करेंगे या नफा नुकसान की बात करेंगे तो उसके लिए हमें वैसी संख्याएं चाहिए थी जो ऋणात्मक सूचक हो, ऋण का सूचक हो, ठीक है। तो क्या किया गया कि भाई 0 सभी लिखा, इसका परिभाषा ही लिख देता हूं पहले, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या शून्य सहित पूर्णांक कहलाता है, ठीक। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक कहलाता है। चलिए, जैसे में क्या हो जाएगा बच्चों? तो जैसे में मान लो 0 जो है ना तुला के तरह कार्य करेगा, जैसे कि 0 बीच में है और उसके उस तरफ 1, तो इस तरफ -1, फिर -2, -3, और इस तरीके से ये माइनस अनंत तक चलता चला जाएगा। और यहाँ पे ये 2, 3 और इस तरह से ये प्लस अनंत तक चलता चला जाएगा। तो यदि आपके पास कर्ज रहेगा तो आप बोलोगे कि मेरे पास 300 रुपये नुकसान में हूँ, मैं 300 रुपये कर्ज में हूँ, 300 रुपये ऋण में हूँ, तो -300 से आप उसको सूचित कर सकते हैं, और धन होगा तो उसे आप 300 से सूचित कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, तो हमें पूर्णांक तक समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमारा क्या है? 10वें नंबर का संख्या हमारा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, परिमेय संख्या। ऊपर जितनी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी बच्चों, वो सारे परिमेय संख्याएं के अंदर शामिल है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल जो शब्द है ना, रेशियो से बना है, अनुपात से, तो इसका परिभाषा हो सकता है कि वैसी संख्या जिसे अनुपात के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, या कहे तो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, इसका एक विस्तृत परिभाषा हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर इसे समझेंगे। तो परिभाषा है कि वैसी, मेरे साथ बच्चों देखिएगा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ऊपर जितनी संख्या थी, जब सभी परिमेय संख्या थी, तो जैसे में तो हम ऊपर वाली सारी संख्याएं रख सकते हैं, और बशर्ते P/Q का मतलब भिन्न है, तो कोई भी बटा वाला संख्या सोच लो, चलो 2 भी मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, बटे वाला संख्या 5/3 मान लो, 22/7 मान लो, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। या दशमलव वाला संख्या मान लो 3.3, 3.65 रेकरिंग, या इसको दंड कहते हैं। रेकरिंग का मतलब है बार बार आना, ठीक है, 65 बार बार आएगा। या इस तरीके से 0.6262 इस प्रकार से आता रहेगा। ये सारी संख्याएं बच्चों परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि जब कभी हमें भिन्न वाले संख्या को दर्शाना पड़ेगा तो उसे बटे में ही लिखते हैं। जैसे भिन्न का क्या मतलब है बच्चों? कि आपके पास 5 कलम है और हमने आपको कहा कि आप 5 कलम में से 2 कलम अपने दोस्त को दे दीजिए, तो और हम आपसे पूछेंगे कि बच्चे आपने अपने दोस्त को कितना दिया, तो आप कहोगे कि 2 कलम हमने अपने दोस्त को दिया। परंतु अगर हम आपसे पूछे कि 5 में से आपने कितने दिए, तो आप कहिएगा सर 5 में से तो 2 दिया। लेकिन गणित के भाषा में उसे ऐसे लिखते हैं कि 5 में से 2 का अर्थ है कि 5 पूरा था, उसे नीचे लिखेंगे बटे में, और 2 उसमें से हमने किसी को दे दिया, तो 2/5 हुआ। ठीक है, अब नीचे वाला जो है ना, इसे हर कहते हैं,
इसी हर को हमने Q से यहां सूचित किया है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और इसे P से सूचित किया। एक बात समझ लेना बच्चों, नीचे वाला पूरा है, ये पूरा हमारे पास 5 था, इसमें से हमने 2 दिया है, तो ये 5 का ये अंश हुआ 2। कितना हुआ? 2 उसका अंश हुआ। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि 5 में से आपने 2 दे दिया, आपके पास कितना बचा हुआ था? आप कहोगे कि सर हमारे पास 3/5 बचा। ठीक, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से जितने भी संख्याएं लिखी जा सकेगी P बटा Q के रूप में, उन सब को हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जो नहीं लिखा जा सकेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब बच्चों, अपरिमेय संख्या का ना पहले किसी को पता ही नहीं था। एक व्यक्ति था, नाम था उसका हिपासस, ठीक है, और हिपासस ना पाइथागोरस का अनुयायी था। अंग्रेजी में इसे इररेशनल नंबर कहते हैं, इररेशनल नंबर। इसे अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो हिपासस सिद्ध कर दिया कि भाई √2 जो है ना वो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है, उसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसी वजह से शायद उसका मौत भी हो गया, असंदिग्ध मौत है, उसके मौत के बारे में जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है क्योंकि उसने कहा था कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए शायद उसे मरवा दिया गया। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा लिखने के लिए हम बस लिख देंगे सेम टू सेम इसी वाला, कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में सेम है, यहां पे लगा देंगे ना लिखा जा सके। क्या लगा देंगे? ना लिखा जा सके, कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब एक बात और गौर कर लो बच्चे, कि यहां लिखा हुआ है कि Q 0 के बराबर नहीं हो, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। हर क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 एक ऐसा संख्या है ना बच्चों, अगर इसे किसी भी संख्या को 0 से आप भाग दोगे ना तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। आज तक किसी को पता नहीं है कि यदि 0 से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उत्तर हमारा कितना आता है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। इसलिए 0 कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, Q के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या का उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो कौन सी संख्याएं हैं? तो रूट में जितनी भी संख्याएं होंगी ना वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये जो 4 है ना बच्चों, ये 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, अभी बताता हूं क्यों नहीं है। और एक है बड़ा अच्छा संख्या है पाई। ठीक है, ये इसको वृत्त से ये प्राप्त हुआ है। बाद में आगे आप लोग पढ़ोगे, जब वृत्त चैप्टर पढ़ोगे तो इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब एक बात समझो, पाई जो है इसका मान हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन 22/7 इसका औसत मान है। पाई का मान हम दशमलव के अनंत अंकों तक निकालेंगे, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और ये जो √4 है इसको जो हमने हटा दिया, भाई हम लोग जानते हैं कि √4 इस प्रकार है, और 4 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुने का 2 हुआ, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2। और ये जो रूट है ना इसका मतलब होता है पावर 1/2। और घातांक के नियम में शायद आपको दिक्कत हो रहा हो, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 1/2, तो ये से ये कट गया, तो 2 का पावर 1 बचा, मतलब 2 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट लगा होगा बच्चों आपको ये, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। सीधा समझो कि 4 का √4 का वर्गमूल होता है 2। कितना होता है? 2, और 2 रूट के अंदर नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इतना तो हम समझ गए, अगर हम आपको कहेंगे कि सर 2 को P बटा Q के रूप में लिखिए तो 2/1 लिख देंगे, सिंपल है ना। लेकिन आप कहिएगा नहीं हमें 2/1 नहीं चलेगा, तो हम ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा 4/2 आ जाएगा। इसे काटेंगे फिर से 2 प्राप्त होगा, तो 4/2 भी तो 2 ही है कि नहीं बच्चों? तो ये हमारा परिमेय संख्या इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना पड़ता है, या कहें तो 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या निकालना पड़ता है। इतना आप लोग को समझ में हो गया होगा, परिमेय और अपरिमेय। अब इन सभी संख्याओं को ना बच्चों सम्मिलित रूप से हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का परिभाषा अगर आप सोचोगे बच्चों, तो परिभाषा ये है इसका कि सभी संभव संख्याएं, जितनी संख्याएं आप लोग जानते हो, सभी संभव संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, सभी संभव संख्या, जो कुछ सोचोगे, जब जितना हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है वो सारे वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या के लिए अगर संख्या रेखा हम कहे
कोई कहे आपको कि संख्या रेखा खींचिए, तो बाबू ये जो नंबर लाइन है ना, इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं या वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, इस तरफ ये एरो का चिन्ह लगाया जाता है, इसका मतलब है कि ये रेखा अनंत तक बढ़ते चला जा रहा है। अब यहाँ पे पता है बच्चों हम लोगों के बीच में तुला के रूप में 0 लेते हैं। अगर हमें परिमेय संख्या दर्शाना होता या पूर्णांक दर्शाना होता तो 1 2 3 इस प्रकार से ले लेते। इस तरफ -1 -2 -3, ये तो हमारा पूर्णांक हो गया। अगर परिमेय संख्या दर्शाना होता बच्चों, तो परिमेय संख्या तो दशमलव वाला संख्या भी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने आप ले सको, यहाँ पे लिख देंगे हम कि 0.2 0.4, इस प्रकार से जो भी संख्याएं आप ले लोगे ना, वो संख्या रेखा पे वास्तविक संख्या दर्शाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो वास्तविक संख्या है ना, इसके प्रत्येक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, अद्वितीय वास्तविक संख्या, मतलब प्रत्येक बिंदु पे एक ही वास्तविक संख्या हो सकता है, और जितनी बिंदुएं आप सोच सकते हो उन सभी बिंदुओं पे एक वास्तविक संख्या होगा ही होगा। ठीक, इसके अलावे एक अवास्तविक संख्या होता है, उसे काल्पनिक नंबर कहते हैं या इमेजिनरी नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा पढ़ना नहीं है, वो 11th में है, उसको आयोटा से लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, यहां तक हमको लगता है कि आपको क्लास समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।